Hello students, today we are going to discuss our last topic in the structure of atom, that will be the valency and what is the difference between them. ओके स्ट्रक्चर ऑफ एटम को स्टडी किया था हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर और सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी है इस चैप्टर के अंदर कि भाई क्या है क्या नहीं है। लास्ट टॉपिक में तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन सी ऑर्बिट के अंदर कौन कितने कितने इलेक्ट्रॉन हम लोगों को देखने को मिलते हैं और किस वजह से देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ हम लोगों ने जो है वो टेक्निक देखी थी कि किस तरह से हम लोग जो है वो याद रख सकते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ऑल्सो वी सीन द फर्स्ट वी हैव सीन द चार्ज पार्टिकल इन द मैटर, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिर क्या है ना कि आप लोग ये टॉपिक समझ नहीं पाते हो तो 10th स्टैंडर्ड में जब भी कोई भी चैप्टर आता है मेटल नॉन मेटल का, तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन आएंगे, नेगेटिवली चार्ज आयन आएंगे, तो उसको समझना आपके लिए इतना ही डिफिकल्ट हो जाए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में कभी क्लियर ही नहीं हुआ होगा इस वजह से। ओके फिर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स थे जो रुदरफोर्ड भाई साहब ने दिए थे, बोहर भाई साहब ने दिए थे। सबसे पहला मॉडल दिया था हम लोगों को थॉमसन ने। तो ये थॉमसन ने बताया था कि क्या होता है मॉडल के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया था, इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पर रोटेट करते रहते हैं। उसके बाद रुदरफोर्ड ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है भाई, एक न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव और न्यूट्रल आयन होते हैं और उसी के साथ साथ अराउंड में इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। उसके बाद उसने बोला कि बोहर ने कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को परफेक्टली ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, और फिर दोनों का मॉडल मर्ज करके हम लोगों को पता लगा कि भाई ये परफेक्टली ऑर्बिट में तो घूमते हैं और वो भी सिक्वेंशियली परफेक्टली ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं। तो वो कितनी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन देखा था जिसको बोला था 2n²। हमने बोला था कि फर्स्ट ऑर्बिट को हम डिफाइन करेंगे के से, सेकेंड ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे एल से, थर्ड ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे एम से, एंड देन द फोर्थ ऑर्बिट विल बी डिफाइंड इन दी एन। okay, so that will be the sequence for the four orbit. This will be the k, l, m and n. So these are the main composition for the atoms of the atoms for the 18 elements. Okay, so we have seen that the what are the structural formula, how can we memorize the composition of the atoms for the 18 elements। उसमें मैंने आप लोगों को एक राइमिंग भी बताई थी कि हाइड्रोजन एंड हीलियम इज देयर, लिथियम बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन एंड कार्बन इज एवरीवेयर। कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन के साथ साथ हम लोगों ने लिया था नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दी, नाइट्रोजन इज एवरीवेयर इन दी एयर, ऑक्सीजन इज फॉर द ब्रीथ एंड फ्लोरीन इज फॉर योर परफेक्ट टीथ। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि इस तरह से हम जो नियोन है वो कहाँ पर मिलता है, तो नियोन इज इन द लाइट साइड। ओके एंड देन वी हैव सीन द सोडियम इज इन द सॉल्टी साइड। ओके उसके बाद बोला था कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये भी हो गया था हमारा कि ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जो है फिर तो हम लोग सीधा याद रखेंगे 1 to 18 एलिमेंट्स के जो नंबर है उसी के ऊपर से कि एटॉमिक नंबर जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 उसी तरह से सीक्वेंस में जाने देंगे। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी हम लोग जाने देंगे सीधा सीक्वेंस में, क्योंकि नंबर एटॉमिक नंबर किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर, और प्रोटॉन नंबर जितने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, तो दोनों के तीनों क्या हो जाते हैं, सेम टू सेम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखी थी पिछले लेक्चर के अंदर। अब बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी यानी कि क्या, तो वैलेंसी इज द थर्ड, एक सेकेंड, इसके अंदर आप लोगों को कुछ परफेक्टली दिख नहीं रहा होगा तो मैं जनरली आपको बता देता हूँ। वैलेंसी यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग जगह पड़ी हुई है ऑर्बिट के अंदर, तो वो कितनी जगह जो है वो लास्ट बैंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर से हम डिफाइंड कर सकते हैं। ओके क्योंकि लास्ट बैंड के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वो हमारी वैलेंसी होगी, यानी कि वो हमको देंगे, डिफाइन करेंगे कि अब इसके इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए या फिर आने चाहिए। ओके मतलब कि अगर मेरी ऑर्बिट के अंदर बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले में, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा दूसरे एटम के साथ मिक्सअप होने के लिए। जबकि अगर ज्यादा होंगे, मान लो कि मेरे पास, अभी सिंपल एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं ना, चलो एक ऑर्बिट के अंदर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑर्बिट के अंदर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है,
तो मेरी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने होना चाहिए, लास्ट ऑर्बिट के अंदर 8 होने चाहिए ना। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। दैट मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, वो इसको सस्ता पड़ेगा ना, तभी जाकर ये किसी के साथ जुड़ जाए। और यहाँ पर देखो तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो है ही ऑलरेडी, 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, डिमांड करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स गंवाने से अच्छा है कि एक इलेक्ट्रॉन्स उसको वो एक्सेप्ट कर ले और अपनी ऑर्बिट का काम जो है वो खत्म कर ले। सो दिस विल बी डिपेंड इन दी वैलेंसीज कॉन्सेप्ट। अगर ये वैलेंसी जो है वो हमारी लास्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर से जो है वो डिफाइंड होता है। इन दी इफ एन एटम्स मॉलिक्यूलर, ये भी जो है आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा हम लोगों का क्या है कि स्लाइड के अंदर का जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा खराब हो गया है इस वजह से। ओके, बट बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑलरेडी आपको वैलेंसी के बारे में बताई, अगर फिर भी वैलेंसी के बारे में नहीं पता है तो चैप्टर 3 के अंदर लास्ट टॉपिक में भी वैलेंसी का टॉपिक था, आप वहां से भी देख सकते हो। मैं आई बटन ऊपर लगा दूंगा तो आप आई बटन से भी क्या कर सकते हो, वहां से देख सकते हो। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 1 है। यहाँ पर देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पर देखो पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी ऑर्बिट में 1 यानी कि 3। तो इस तरह से आप 4 5 6 7 पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो आप लोग। यहाँ देखो, अब यहाँ देखो 3 ऑर्बिट हो गई भाई। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सारी चीज़ों के लिए हमारी जो है वो देखो कि भाई वहाँ पर 3 ऑर्बिट्स हो गई। अभी या तो 2 है, यहाँ पर 8 होंगे और यहाँ पर 1 घूम रहा है। ओके, क्योंकि इसके अंदर 11 है ना, तो 11 यानी कि क्या होगा, तो पहली में 2 आ जाएंगे, फिर दूसरी में 8 आएगा और यानी कि 10 हो गए, तो फिर तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का नंबर हो गया 12, तो 2 8 और 2 यानी कि उसकी खत्म हो गई ऑर्बिट। तो इस तरह से पूरे के पूरे जो है स्ट्रक्चर दिए गए आपको, तो आप लोगों को होमवर्क में ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर होमवर्क, ड्रॉ एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब मैं जो बात कर रहा था कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक नंबर इज एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ओके, जनरली क्या है कि भाई जितने एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स कोई भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वहां से क्या डिफाइंड होता है, वहां से डिफाइंड होता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। जबकि मास नंबर में क्या होता है, तो मास नंबर यानी कि द सम ऑफ द प्रोटॉन्स एंड द सम ऑफ द न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम। ओके, जब भी हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लेंगे और उस दोनों का सम करेंगे, एडिशंस करेंगे, तब जाकर मेरे को जो नंबर मिलेगा वो नंबर क्या डिफाइन करेगा, वो डिफाइन करेगा मेरा मास नंबर। जबकि सिर्फ अकेला प्रोटॉन भाई साहब जो है वो क्या डिफाइन करके देंगे मेरे को, वो मेरे को देंगे एटॉमिक नंबर देंगे। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने एटम के अंदर, जितने एटम के पास प्रोटॉन होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर उसका होगा। ओके, और एटॉमिक नंबर जो है वो एटम का सेम होगा, मतलब हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे ना, वो सारे के सारे हाइड्रोजन के एटम के एटॉमिक नंबर जो क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम हो जाएंगे। ओके, बात करते हैं आगे मास नंबर के बारे में। The mass of an atom is mainly the mass of the protons and the neutrons in the nucleus of the atom. जनरली जो मास है कोई भी एटम का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो कहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। ओके, उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो उसके अंदर की प्रोटॉन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरह से हीलियम तो है तो 2 है, तो उसके अंदर प्रोटॉन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 2 होगी। बात करते हैं मास नंबर के बारे में,
तो कार्बन का मास नंबर 12 है, यानी कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। उसी तरह से बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो उसके अंदर का मास नंबर जो है वो 27 है। तो 27 क्यों मास नंबर है? बिकॉज इट हैज द 13 प्रोटॉन एंड द 14 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स। उसी तरह से लास्ट बात करते हैं हम लोग मास नंबर ऑफ द सल्फर की। तो सल्फर का जो मास नंबर है वो 32 है, बिकॉज इट कंटेन्स द 16 प्रोटॉन एंड द 16 न्यूट्रॉन, दैट इज व्हाई इट इज द मास नंबर डिफाइंड एज द 32। अब लास्ट में मास नंबर के पीछे यू लगाया जाता है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यू क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि IUPAC वालों ने क्या बोला था कि भाई जब भी यू आएगा तो इसका मतलब होगा एटॉमिक मास यूनिट। याद करो जब थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे थे ना, मैंने बोला था कि यू क्या डिफाइन करता है। सो यू डिफाइन करता है कि मास नंबर जो है वो कितना होने वाला है, और एटॉम का मास जो है उसका ऐसा यूनिट जो है जो IUPAC वालों ने दिया है वो क्या है? यू दिया है। ओके, इस वजह से मास के पीछे हम लोग क्या लगाएंगे? यू लगाएंगे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एवर इमेज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है फिगर है। देखो आप लोग इस अच्छे तरह आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो। ओके, अब लास्ट टॉपिक बात करते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में। आइसोटॉप्स क्या है? तो जनरली आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है, पर मास नंबर जो है वो क्या हो जाता है? डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है। मतलब कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटॉप है। 3 आइसोटॉप मतलब इसके अंदर के मास को हम लोग चेंज करेंगे पर इसके एटॉमिक नंबर को चेंज नहीं कर सकते। तो एक हो गया हाइड्रोजन का प्रोटियम, दूसरा हो गया ड्यूटेरियम और तीसरा हो गया ट्रिटियम। तो ये जो प्रोटियम है वो क्या करता है? उसके अंदर एटॉमिक नंबर विल रिमेन सेम इन ऑलवेज। मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, पर प्रोटियम जो है उसके अंदर का मास नंबर जो है 1 है, ड्यूटेरियम के अंदर का 2 है और ट्रिटियम के अंदर का 3 है। उसी तरह से कार्बन है, उसके 2 आइसोटॉप्स है जिसके अंदर हम लोग नाम नहीं बोले हैं, पर सिर्फ हम लोगों को क्या दिया गया है? मास नंबर दिया है। तो कार्बन के एक एटम के पास 12 मास नंबर है और एक के पास 14 जीतता है। इसी तरह से क्लोरीन के पास भी है 35 और 37 वाला, पर इसका एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको इसीलिए क्या बोला जाता है? आइसोटॉप्स बोला जाता है। अब आइसोबार्स की बात करते हैं तो आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट द सेम मास नंबर। इसका मास नंबर जो है वो सेम होगा, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि कैल्शियम हो गया, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव द सेम मास। यानी कि एटॉमिक नंबर देखो भाई, कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, पर फिर भी दोनों का वेट, दोनों का मास कैसा है? सेम है। और दोनों का मास कितना है? 14 मास है। उसी तरह से आयन और निकल का भी क्या है? मास जो है वो सेम है। ओके, आइसोटॉप्स और आइसोबार का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसी वजह से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ क्वेश्चन 2, डिफरेंस बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। They have same mass number but different atomic number. Isotopes have the same atomic number but the different mass. Number of electrons in the different in the isobars, same number of protons but the different number of neutrons. These are kind of the different difference you can write in the examination. Okay. अब लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट जो है वो क्या है। तो लाइफ टाइम ऑफ एटम एक्सटेंड यूजिंग अ मिरर, रिसर्चर्स एट द Commerce University of Technology have succeeded in an experiment where they get the artificial atom to survive 10 times longer than the normal by positioning the atom in front of the mirror. तो जनरली क्या होता है कि भाई कई बार क्या होता है, एटम जो होता है अनस्टेबल फॉर्म ले लेता है। जो नेचर के अंदर से हम लोगों को एटम्स देखने को मिलते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म के अंदर होते हैं। तो जब भी ये रिसर्च चल रहा है अभी भी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इन कार्मर के अंदर, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर वो जनरली एक ऐसा आर्टिफिशियल एटम बना चुके हैं जहाँ वो क्या होता है, वो अनस्टेबल नहीं होता है, वो स्टेबल फॉर्म में रहता है हमको। दूसरा है कि मिस्टीरियसली श्रिंकिंग प्रोटॉन कंटिन्यूज टू पजल द फिजिसिस्ट, यानी कि एक श्रिंकिंग प्रोटॉन जो है
प्रोटॉन के अंदर भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो कुछ ना कुछ होगा, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, पजल कर रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें वो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोग पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो देखी गई है, बहुत ही मजा आएगा, ये फैक्ट्स होते हैं तो जानने में मजा आता है, तो आप लोग देख सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग दिस लेक्चर। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन इफ एनीवन हैज अ डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। कोई पूछता नहीं है फिर भी मैं बार बार बताते ही रहता हूँ। आप लोग तो बहुत स्मार्ट हो गए हो घर पे रह रह कर, तो अच्छा ही है, तो आप फिर से अच्छे से स्मार्ट हो गए, फिर स्कूल पे आओ तो बढ़िया रहेगा। Okay, till then, bye bye everyone and take care of yourself. If you had any kind of doubt, then you can ask me in comment section, WhatsApp or Instagram. Till then, bye bye everyone.